बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जवाद बाकिर व्लॉग और मैं हूं जवाद बाकिर। आज के व्लॉग में आप जान पाएंगे कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक ताकतवर सियासी जमात के बारे में। उसका नाम है फ़ौज। जी बिल्कुल, आप ठीक सुन रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे ताकतवर सियासी जमात का नाम है फ़ौज। इससे मुराद वो फ़ौज नहीं जो हमारी बॉर्डर पर है, जो कि कंट्रोल लाइन पर बैठी हुई है, बल्कि वो फ़ौज जिसको आप एस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं, जिसमें 4 से 5 लोग होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के मेन, जो तमाम मुल्क के फैसले करते हैं और सियासतदानों को ही बनाते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता रहूँगा। ये जो निकात आपके सामने रखूँगा, इनको ज़हन में रखिएगा। सबसे पहले 3 नुकात को अपने ज़हन में रख लें, फिर उस पर आगे बात करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले फ़ौज कहती है किसी को भी गोदी में बिठाने से पहले कि आपने हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी। फ़ौज के जो मामलात होंगे, सवाल की कोई गुंजाइश नहीं होगी, चूँ-चलाँ बिल्कुल नहीं आपने करना। दूसरी जो अहम चीज़ है, वो होती है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें आपने हमेशा से ही वही पॉलिसी अपनानी है जो वेस्टर्न देगा। ये आपको फ़ौज बताती है हमारे सियासतदानों को। तीसरी अहम चीज़ होती है फ़ॉरेन पॉलिसी, ख़ारिजा पॉलिसी। अगर ख़ारिजा पॉलिसी की बात करें तो पाकिस्तान की तारीख़ उठाकर देखें, हम हमेशा से ही यूएसए के साथ या कि जो यूरोप ने दी है, मग़रिब ने जो हमें पॉलिसी दी है, हम उसी के साथ खड़े होते नज़र आते हैं और इसमें बहुत सी जगह पर हमने नुकसानात भी उठाए। अब वन बाय वन आपको बताता हूं कि फौज इन 3 पॉइंट्स पर कैसे अमल पैरा करवाती है और किस तरह से इनको इस्तेमाल करती है सियासतदानों को। अगर इन 3 पॉइंट्स की आपने अपने ज़हन में जगह बना ली, तो फिर आपको वीडियो में और भी दिलचस्पी बढ़ जाएगी और समझ आने में आसानी होगी। अब हालिया मिसाल ही देख लें, खान साहिब की। खान साहिब ने एक पॉइंट को तो बिल्कुल नहीं छेड़ा, वो था अंदरूनी मामलात फौज के। खान साहिब ने उसको नहीं छेड़ा, मगर खान साहिब ने 2 जगह स्टैंड लिया। इस पर तफसील से बात करूंगा, मगर अभी सरसरी सा इसको समझ लीजिए। खान साहिब ने 2 जगह पर स्टैंड लिया। उसमें था एक आज़ाद खारिजा पॉलिसी, उन्होंने कहा कि हम मगरिब की खारिजा पॉलिसी या वेस्टर्न की जो पॉलिसी है, उसको हम बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। और दूसरा उन्होंने कहा था कि हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल उनका वाज़ेह तौर पर था। अवाम ने भी मजबूर नहीं किया, ना ही किसी दूसरी पार्टी ने कि आप आईएमएफ के पास जाएँ। अब इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखें और एक बहुत ही अहम चीज़, फ़ौज कभी भी नहीं चाहती कि कोई भी पार्टी उनके सामने स्टैंड ले। वो इतनी ताकतवर हो जाए, वो इतनी मजबूत हो जाए कि उसमें सवाल करने की ज़रूरत पैदा हो जाए। बस जो हम हुक्म दें, उसके आगे सरबा तस्लीम खम कर दें और उसको यस सर की आवाज़ आगे से आनी चाहिए। नो सर की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसी तरह से जब भी वो हुकूमत बनाती है किसी की भी, तो इतनी कमज़ोर हुकूमत बना के दी जाती है सियासतदान को, ज़ाहिरी तौर पर जो सियासतदान हैं, उनको, कि वो किसी भी तरह से आसानी से गिराई जा सकती है। 2-4 आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिला दिया जाता है, एमक्यूएम को मिला दिया जाता है, बलूचिस्तान से कुछ लोगों को साथ मिला दिया जाता है और इसकी एक छोटी-सी मिसाल है खान साहिब की हुकूमत। 4-5 बंदे उधर से मिलाए, 4-5 बंदे उधर से मिलाए और जब ज़रूरत पड़ी, आराम से उन बंदों को साइड पर खींच लिया, उन सियासतदानों को जो कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, और हुकूमत धड़म से गिर गिर जाती है। अब प्रो एस्टेब्लिशमेंट और एंटी, ये ज़रा समझ लीजिए। प्रो एस्टेब्लिशमेंट वो लोग होते हैं जो कि फौज के हमायती होते हैं, जो कि फौज के साथ जिनके बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं, वो सियासतदान। और एंटी वो होते हैं जो कि इनके बिल्कुल इनके बयानिए के या इनके साथ खड़े नहीं होते। फौज हमेशा से इस्तेमाल करती है प्रो जो सियासतदान होते हैं, प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोगों को। उनको अपने साथ जोड़े रखती है, उनसे अपने काम-काज लेती है, फिर उनको भी माइनस कर दिया जाता है। ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। हमारे कुछ सियासतदान हैं, वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट भी हैं। अब आते हैं कि फ़ौज इस्तेमाल कैसे करती है सियासतदानों को और इस्तेमाल करके कैसे उनको उतार दिया जाता है गोदी से, उतार कर फेंक दिया जाता है, टिश्यू की तरह इस्तेमाल किया जाता है और हमारे सियासतदान मुसलसल इस्तेमाल होते रहते हैं। इसमें एक ही मकसद होता है उनका कि किसी भी तरह से हमारी हुक्मरानी है, हम वही चलाएँगे जो हम चाहते हैं। हमारी हुक्मरानी कभी ख़त्म ना हो। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सामने आने लग पड़ती हैं। अब यहाँ पर जो भी नो सर कहने लगता है, उसको गोदी से उतार दिया जाता है। अब दोस्तों चलते हैं सबसे पहले, एक मुस्लिम लीग होती थी, 1947 से शुरू करते हैं। एक मुस्लिम लीग होती थी जो पहले बनी 1947 में, जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने शिरकत की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कांग्रेस से अलहदा होकर वो मुस्लिम लीग में आए और उन्होंने पाकिस्तान का 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर वो पाकिस्तान में शामिल हो गए। अब वो मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। जब वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए, तो उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ दिन-रात मेहनत की और लोगों को अपने साथ मिलाया। खैर पाकिस्तान बन गया। उसके बाद मुस्लिम लीग को तोड़कर
कन्वेंशन मुस्लिम लीग बना दी जाती है। कन्वेंशन मुस्लिम लीग को इस्तेमाल किया जाता है फातिमा जना की पार्टी के खिलाफ। फिर वहां से एक पार्टी निकाली, ये तमाम काम स्टैब्लिशमेंट कर रही है, ये ज़हन में रखिएगा। उसके बाद एक पार्टी सामने आती है, नेशनल अवामी पार्टी। अब नेशनल अवामी पार्टी जब आती है तो उसके बाद बांग्लादेश के हालात ऐसे बन जाते हैं जहां पर वहां भी पार्टीज उभरने लगती हैं कौमियत की बुनियाद पर। यहिया खान का दौर आ जाता है। फिर पीपल्स पार्टी सामने उभर कर आती है, पीपल्स पार्टी को बनाया जाता है। यहिया खान का जब दौर होता है, अयूब के बाद यहिया खान जब आता है तो यहिया खान पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा होता है पीपल्स पार्टी को। भुट्टो साहिब उस वक्त पूरे अरूज पर होते हैं। भुट्टो साहिब को अवाम की मुकम्मल हमायत हासिल हो चुकी होती है। एक पॉइंट जहन में रखिएगा, सवाल की स्टैब्लिशमेंट के आगे कोई गुंजाइश नहीं। जिसने सवाल किया उसको माइनस कर दिया जाता है, उसका सियासी सर कलम कर दिया जाता है। अब भुट्टो को मुकम्मल हमायत हासिल थी, उनमें इतनी जुर्रत हो चुकी थी कि वो सवाल कर सकें एस्टेब्लिशमेंट से कि आखिर ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस उसके बाद भुट्टो साहिब को भी गोद से उतार दिया जाता है। फिर आगे आ जाती है पीएनए। पीएनए उसमें से निकलती है पीएमएलएन। बहुत सी इसमें से पार्टीज निकलती रहती है, मगर जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी पार्टियां वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें से पीएनए में से निकलती है पीएमएलएन, जो कि अब आपको नजर आती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रूप में, जो अब आप देख रहे हैं उसका जोर शोर। इसी तरह से दौर चलता रहता है, कभी पीएमएलएन को गोद में बिठाया जाता है, कभी पीपल्स पार्टी को गोद में बिठाया जाता है। इसके बाद मुशर्रफ की एंट्री होती है इस गोदी गोदी की जंग में, यानी कि कभी कहते हैं मेरी गोदी, कभी कहते हैं इसकी गोदी। इसमें मुशर्रफ साहिब की एंट्री होती है। मुशर्रफ साहिब जब आते हैं तो नवाज शरीफ और बेनजीर बाहर चले जाते हैं। ये बाहर बैठकर एक मुआहिदा करते हैं कि हम अब फौज की इंटरफेरेंस, मुदाखलत है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे वो कहते हैं कि हमारे अंदरूनी मामलात में आप नहीं आएंगे, अब सियासत में भी फौज की एंट्री नहीं होनी चाहिए। वो दोनों बैठकर आपस में मुआहिदा करते हैं, आप हम पर ना उंगली उठाइएगा, हम आप पर उंगली नहीं उठाएंगे। कोई एक दूसरे के केस नहीं खोले जाएंगे और आराम से सियासत करेंगे। 5-5 साल पूरे करेंगे, अपनी-अपनी बारी मुकम्मल लेंगे। जब ये मुआहिदा कर लेते हैं, इस मुआहिदे को नाम दिया जाता है मिसाक-ए जमहूरियत। अब इसी में बेनज़ीर को वो मिलना शुरू हो जाता है जब वो वतन वापस लौटती हैं। जब वो वतन वापस लौटती हैं, तो वो इतनी ताकतवर हो चुकी होती हैं, वो सवाल करने की जुर्रत पैदा कर चुकी होती हैं। अवाम का एक बहुत बड़ा समुंदर उनके साथ निकल आता है। जब फौज देखती है कि ये तो इतनी उभर कर आ गई हैं, तो उनको माइनस कर दिया जाता है। वो शहीद हो जाती हैं। जरदारी की बारी आ जाती है। जरदारी की बारी आती है तो नवाज शरीफ यानी कि पीएमएलएन कहती है कि आप इजी होकर खेलें और हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप 5 साल पूरे करें, फिर जब हमारी बारी आएगी तो हम भी 5 साल पूरे करेंगे। जरदारी साहिब को तो पूरे करने दिए जाते हैं, मगर गेलानी साहिब को माइनस कर दिया जाता है। खैर, मामला वही पुरानी रवायत पर वो बरकरार रहते हैं। अब हुकूमत आती है, पीएमएलएन की बारी आती है। जब पीएमएलएन की बारी आती है तो एक अंदरूनी बैठक होती है। अंदरूनी बैठक में बहुत सी बातें होती हैं। उन बहुत सी बातों में से खास तौर पर नून लीग पर जो बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है, वो कहते हैं कि भारत के साथ आप हालात तो ठीक करें, वो एस्टेब्लिशमेंट से ये सवाल कर बैठते हैं। उनकी ये सबसे बड़ी गलती थी कि पहले कहा गया था कि अंदरूनी मामलात में नहीं झांकना, जो हम देंगे उस पर आमीन करना है। खारजा पॉलिसी ये है, इकोनॉमिक पॉलिसी ये है। कोई छोटे-मोटे मसलों में तो फौज पड़ती नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट जाती ही नहीं है उनकी तरफ। अब जब ये तमाम मामलात हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, नून लीग की और जो एस्टेब्लिशमेंट है इनकी बैठक होती है। अंदरूनी कहानी जो होती है, बगैर कैमरों के, वहां पर कोई कैमरा नहीं होता, वहां पर कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती। मगर अब नून लीग वाले कहते हैं कि भारत के साथ हालात ठीक किए जाएं, तिजारत बढ़ाई जाए और जो 1980 वाले मामलात हैं उनको क्लोज किया जाए। लोगों को यूज करना और ये मुजाहिदीन वाला किस्सा। अब जब ये बातें होती हैं, ये बातें किसी तरह से एक सहाफी जिनका नाम था स्टिल अल्मेडा, उन तक पहुंचती हैं। आपको याद होगा डॉन लीक्स भी सामने आई थी। जब वो ये बातें छाप देते हैं तो फौज को अपनी जान के लाले पड़ते हैं। जब फौज को अपनी जान के लाले पड़ते हैं कि अब ये सवाल करने लगे हैं नून लीग, फिर उनको माइनस कर दिया जाता है। इतना माइनस कर दिया जाता है कि नवाज शरीफ को तो ताहयात ही साइड पर कर दिया जाता है। फिर वो ऐसे दवाई लेने जाते हैं कि अभी तक वापस नहीं आते। इतना माइनस किया जाता है, इतने मुकदमात बनाए जाते हैं। अब फिर हुकूमत आती है इमरान खान की। इमरान खान की बारी आती है। इमरान खान को पास बुलाया जाता है। इमरान खान को बताया जाता है कि इन 3 पॉइंट्स में आपने इंटरफेयर नहीं करना। अब जब इमरान खान की बारी आती है तो इमरान खान कहते हैं ठीक जनाब, मैं इन 3 पॉइंट्स पर तो इंटरफेयर नहीं करूंगा, आपके अंदरूनी मामलात पर तो खास तौर पर। मगर खान साहिब ने बड़े बड़े वादे दावे किए होते हैं अवाम से, अपने कारकुनान से। उनका क्या करना है?
खान साहिब आखिरकार स्टैंड ले लेते हैं। खान साहिब वैसे भी बड़े बोल्ड हैं। खान साहिब ने स्टैंड लिया कि हम आज़ाद खारिजा पॉलिसी बनाएँगे, हम यूएसए के साथ इस तरह से खड़े नहीं होंगे। अब बराबरी की सतह पर जो होगा वो होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि पाकिस्तान का सदर या वज़ीर-ए-आज़म जाए और यूएसए के सेक्रेटरी से किसी से छोटे से लोग बंदे से मिल आए ऑफिशियल से और आके कहे जी हमारे मामला ठीक हो गए। बिल्कुल ऐसा नहीं। अब जो भी बात होगी वो बराबरी की सतह पर ही होगी। इसके अलावा मामलात आगे नहीं चलेंगे। आज़ाद खारिजा पॉलिसी होगी। हम अपनी पॉलिसी खुद बनाएँगे। हम अब आपके कहने पर चाइना, रशिया या दूसरे लोगों से इस तरह के ताल्लुकात नहीं बनाएँगे कि आपकी बनाई हुई रेड लाइन हम क्रॉस ना कर जाएँ। हम अपनी आज़ाद खारिजा पॉलिसी बनाएँगे। हम आज़ाद मुल्क हैं। जब खान साहब यही कहते हैं तो फौज को कुछ खटकना शुरू होता है। फिर आगे आ जाते हैं। खान साहब जो दूसरा हार्ड स्टेप लेते हैं, दूसरा सख्त फैसला करते हैं, वो फैसला होता है उनका इकोनॉमिक पॉलिसी का, मुआशी पॉलिसी का। उस पर असद उमर साहब वज़ीर ख़ज़ाना बनते हैं। असद उमर साहिब कहते हैं, हम आईएमएफ के पास नहीं जाएँगे। हालाँकि मुल्क को उस वक़्त जाने की ज़रूरत होती है। इस तरह के माहौल पैदा कर दिए जाते हैं। बहुत फ़ोर्स किया जाता है। असद उमर साहब उसका इनकार करते रहते हैं कि हम वेस्टर्न जो पॉलिसी है उसको नहीं अपनाएँगे। हम जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई हुई है हम उनका इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। मगर फ़ौज बाज़िद होती है कि किसी भी तरह आप आईएमएफ के पास जाएँ, आप आईएमएफ के पास जाएँ। जब वो ज़िद करते हैं तो आखिरकार फ़ौज उनको कहती है, इनको साइड पर कर दिया जाए। एक वज़ीर ख़ज़ाना जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है। आखिरकार आप आईएमएफ के पास चले ही जाते हैं। वो जाते क्यों हैं? क्योंकि फ़ौज कह देती है कि बॉर्डर पर हालात इतने संगीन हैं कि हमें असलहा चाहिए, हमें कुछ चीज़ें चाहिए, हमें हार्डवेयर चाहिए। आखिरकार आपको जाना ही पड़ता है आईएमएफ के पास। क्या आपको अवाम ने मजबूर किया था खान साहिब? बिल्कुल नहीं। क्या आपको किसी सियासी जमात ने मजबूर किया था? नहीं। पीएमएलएन खुद जाती रही है, पीपल्स पार्टी खुद जाती रही है। तो फिर मजबूर किसने किया? ज़ाहिर-सी बात है जनाब ने मजबूर किया, क्योंकि आप उनकी पॉलिसी से पीछे हट रहे थे। 3 पॉइंट्स जो आपको बताए थे फौज के, एक इंटरनल मामलात उसमें खान साहिब ने दखल नहीं दिया। दूसरा मामला था वो ये था कि खारजा पॉलिसी। तीसरा मामला था इकोनॉमिक पॉलिसी। खान साहिब ने ये दोनों पर अलग से हो गए, उनके बिल्कुल एंटी खड़े हो गए एस्टेब्लिशमेंट के कि इन 2 पॉइंट्स पर मैं आपके साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। जब उन्होंने कहा कि कोई समझौता नहीं कर सकते तो फिर हम आपको मज़ीद गोदी में नहीं बिठा सकते। अब आपको दोस्तों समझ तो आ गई होगी कि किस तरह से पाकिस्तान के सियासतदानों को फ़ौज एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती रही और हालात ये हैं कि 1947 से लेकर अब तक 2023 तक पाकिस्तान में 31 वज़ीर-ए-आज़म आ चुके हैं और 32वें की तैयारी की जा रही है। और दूसरी जानिब अगर इंडिया की सूरत-ए-हाल देखें, वहाँ इस वक़्त 17 वज़ीर-ए-आज़म आ चुके थे और 18वां जा रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। वहाँ पर माशाअल्लाह की कोई गुंजाइश नहीं है, जबकि हमारे यहाँ 4 माशाअल्लाह भी लगा दिए गए हैं। माशाअल्लाह भी इसी बेस पर लगाए गए कि आगे से सवाल नहीं करना। जिसने भी सवाल करने की जुर्रत की, उसका सियासी सर कलम कर दिया गया, उसको माइनस कर दिया गया और फ़ौज फिर से हमारी ज़िंदाबाद।